हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। जहां 5 दिन पहले तक खुशियों का माहौल था, आज वहां मातम का माहौल छाया था। शंकर दुबे ने अपने छोटे बेटे राहुल को खो दिया था। 5 दिन पहले ही उसने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। हंसता खेलता राहुल अचानक दुनिया छोड़ के चला गया और पीछे रह गया एक बड़ा भाई अनिल, उसकी मां और राहुल के पिताजी शंकर दुबे। क्रियाकर्म खत्म करने के बाद राहुल का बड़ा भाई अनिल और पिता शंकर दुबे नदी में पंडित के मंत्रों के साथ डुबकी लगा रहे थे। शंकर ने जैसे ही अपना सर पानी के अंदर किया तो दुनिया की सारी आवाजें उससे कट गई। सर को पानी से बाहर निकालें इससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज आई, बाबूजी, बाबूजी। शंकर को डुबकी लगाते वक्त आंखें खोलने से मना किया था पंडित जी ने, लेकिन राहुल की आवाज सुन के उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और तुरंत अपना सर पानी से बाहर निकाल दिया। बाप का दिल तो पसीजना ही था। शंकर ने मंत्रों के बीच इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन जो मर जाते हैं वो वापस नहीं आते। इसके बाद शंकर ने अपनी दूसरी डुबकी लगाई। इस बार उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तीसरी डुबकी लगा के सर बाहर निकालने से पहले एक बार फिर उन्हें पानी में ही सुनाई दिया, बाबूजी, बाबूजी। अब ये उनका वहम नहीं हो सकता था। उन्होंने तुरंत पंडित जी से कहा, हमें पानी के अंदर 2 बार लल्ला की आवाज सुनाई दी पंडित जी। पंडित जी ने सुनते ही कहा, अकाल मृत्यु का दोष है राहुल का, आत्मा की शांति के लिए हवन कराइए। अनिल वहीं पास में ही बैठा था। ये सब सुन के भड़क गया और उसने गुस्से में कहा, पंडित जी, ये पैसा बनाने का धंधा हमारे घर में तो ना ही करिए। भाई मरा है मेरा, लेकिन यहां भी आपको पैसे कमाने की पड़ी है। शंकर दुबे को लेकर अनिल वहां से बाइक पर उन्हें बैठाकर निकल पड़ा। अनिल वैसे तो बाइक अच्छी चलाता था, लेकिन आज बहुत तेज बाइक चला रहा था। बाइक की आवाज और कानों में पड़ती हवा की आवाज बहुत तेज थी, जिसके बीच एक मोड़ आया तो शंकर दुबे की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मोड़ पे उन्हें कोई और नहीं, उनका मरा हुआ बेटा राहुल खड़ा हुआ दिखाई दिया। पानी के नीचे राहुल की आवाज और अब राहुल का दिखना, ये सब देखने के बाद वो तुरंत अनिल से बोले, अनिल गाड़ी रोक बेटा, अनिल, अनिल गाड़ी रोक, वो देख राहुल खड़ा है वहां पे। अनिल ने तुरंत बाइक रोकी, स्टैंड लगाया और इधर उधर देख के शंकर पे चिल्लाने लगा, कहां है राहुल? बताइए बाबूजी, कहां है राहुल? अरे बोलिए ना, पागल हो गए क्या आप? अरे मैं हूं ना आपके पास, दूसरा बेटा है अभी जिंदा आपका। जो मर गए हैं वो लौट कर नहीं आते बाबूजी। अनिल का इतना कहना ही था कि ठीक तभी उसकी बाइक का स्टैंड धीरे से हटा और उसकी बाइक जमीन पर गिर पड़ी। शंकर का दिल अपने मरे हुए राहुल को ढूंढ रहा था और अनिल अपने पिता को समझाने में नाकाम साबित हो रहा था। घर पहुंच के बाइक खड़ी करके दोनों बाप बेटे पलटे ही थे कि ठीक तभी एक आवाज हुई। टायर की हवा निकल गई थी, बाइक पंचर हो गई थी और अब इतनी रात को कहीं ठीक करवाना भी नामुमकिन था। सुबह ही ठीक कराया जाएगा, यही सोच के सब घर के अंदर चले गए। उस रात किसी ने एक निवाला तक नहीं खाया। रात को सोते वक्त भी
किसी ने कोई बत्ती बंद नहीं की। सारी घर की बत्तियां जल रही थी जब शंकर की नींद एक आवाज से खुली। इस आवाज को सुनते ही वो तुरंत पहचान गए, क्योंकि ऐसे तो राहुल दरवाजा खटखटाता था। घर की सारी बत्तियां बंद पड़ी थी। शंकर उठ के तुरंत सारी बत्तियां जलाते हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसके मन में ख्याल यही था कि सोते वक्त तो सारी बत्तियां जल रही थी, तो अचानक ये बत्तियां ऑफ कैसे हो गई। दरवाजा खोलकर बाहर देखे, इससे पहले ही पीछे से एक आवाज हुई। शंकर ने पीछे पलट के देखा तो वहां खड़ा अनिल पानी पी रहा था। अनिल चिल्लाएगा, इसी डर से वो पहले कुछ नहीं बोले, तो अनिल ने खुद ही कहा, अरे इतनी रात गए, दरवाजे के पास क्या कर रहे हैं? जाइए सो जाइए ना। इस बार शंकर से रहा नहीं गया और उसने कहा कि राहुल आया था, बिल्कुल वैसे ही दरवाजा खटखटा रहा था। अनिल अब वापस गुस्से में था और उसने सर पीटते हुए कहा, बाबूजी, आपको कैसे समझाऊं कि राहुल मर गया है, वो नहीं आएगा वापस। उसका इतना कहना था कि एक बार फिर दरवाजे पर आवाज हुई। अब अनिल को यकीन हुआ कि उसके बाबूजी गलत नहीं थे। अनिल ने पानी का घूंट निकला और वैसे ही गुस्से में कहा, चले जाओ यहां से, मर चुके हो तुम राहुल, अब तुम्हारी जगह यहां नहीं है। जीते जी तो अम्मा बाबूजी के काम नहीं आ सके तुम, अब मर के क्यों प्यार जता रहे हो? चले जाओ, मैं संभाल लूंगा घर, बड़ा बेटा हूं घर का मैं। अनिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जिसपे खटखटाने की आवाज हो रही थी, वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद एक एक करके कदमों की आहट आने लगी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। कदम दरवाजे से अंदर आए, पहले शंकर के पास आकर 2 सेकंड को आहट थमी, जैसे कोई चलते चलते रुक गया हो। फिर तुरंत ही वहां से कदमों की आहट आगे बढ़ती हुई राहुल की रोती हुई मां के पास जाके थमे और फिर कदमों की आहट तेज होकर अनिल तक गई और रुक गई। अनिल को जैसे सांप सूंघ गया था, चुपचाप वहीं पर खड़ा था। शंकर आंखों में आंसू लिए उस तरफ ही आ रहा था कि एक बार फिर कदमों की आहट हुई और ऐसा लगा जैसे चलते चलते कोई राहुल के कमरे में घुसा और दरवाजा बंद हो गया। शंकर पीछे पीछे राहुल के कमरे तक गया और दरवाजा अपने आप खोला और शंकर के अंदर जाते ही अपने आप बंद भी हो गया। अनिल तुरंत उस तरफ दौड़ा, जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा कि शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा वो नहीं खुला। अनिल और उसकी मां दोनों दरवाजे पर अपने हाथ पैर मारते रहे। वो रोती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अनिल ने दरवाजे पर कुर्सी दे मारी, डंडे से कुर्सी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। 10 मिनट के बाद जब दोनों मां बेटा हार मान चुके थे कि ठीक तभी दरवाजा अपने आप से खुला। दरवाजा खुलने पर शंकर सर झुकाए, कंधों को लटकाए कमरे से बाहर निकला
और अनिल के और उसकी मां के लाख पूछने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। अनिल दौड़ता हुआ राहुल के कमरे में घुसा, इधर उधर सारा रखा हुआ सामान उथल पुथल करके पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। लेकिन उसे वहां ना तो कुछ मिला और ना ही कुछ दिखाई दिया। शंकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ चुका था। अनिल की मां वहीं दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रोती रही और फिर थक के वहीं आंगन में ही सो गई। अनिल काफी देर तक वहीं राहुल के कमरे में बैठा रहा और जब तकरीबन 1-2 घंटे बीत गए तो सोचा कि पिताजी की खबर ले ले। पिताजी के कमरे के बाहर अनिल पहुंचा ही था कि उसे दरवाजे के अंदर से आती शंकर दुबे यानी कि उसके पिताजी की एक आवाज सुनाई दी। एक और अर्थी के सामान का बंदोबस्त करवा दीजिए, जरूरत पड़ेगी। अनिल ये सुनते के साथ जैसे पागल ही हो गया था। सीधे कमरे में घुसा और अपने पिता शंकर पे चिल्लाने लगा। बाबूजी, क्या हो गया है आपको? आप पूरी तरह पागल हो गए क्या? राहुल मर गया बाबूजी। अब उसके पीछे ऐसे पागल होके आप खुद को भी मार लेंगे क्या? जीते जी तो आप दोनों के काम नहीं आया वो। अब क्या आपकी जान लेके मानेगा आपका लाडला बेटा? शंकर ने बड़े सुकून से उसकी पूरी बात सुनी और फिर वो अपने आप को रोक न पाए अनिल को 2 थप्पड़ खींच कर मारे। रोते रोते अनिल को नफरत और गुस्से से देखते हुए कहने लगे, वो अर्थी का सामान मेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। मैं जानता हूं राहुल की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तू है, तू। शंकर के मुंह से ये सारी बातें सुन के अनिल जैसे बेहोशी से होश में आया और उसके बाद रोते हुए शंकर के सीने से लग के उसने कहा, हाँ बाबूजी, हमने मारा राहुल को। हमेशा हर बात पे ताने, राहुल जैसे बनो, राहुल जैसे पढ़ो, राहुल जैसी संगति रखो। देखो वो छोटा है लेकिन कितना समझदार है। देखो राहुल ऐसा है, देखो राहुल वैसा है। क्या मैं इतना बुरा था बाबूजी? बताओ ना बाबूजी, बोलो ना। हमेशा मेरे साथ ही बाबूजी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा क्यों? दरअसल अनिल और राहुल दोनों भाई तो थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, खेल कूद और संस्कारों में भी काफी अच्छा था। सबकी आंखों का तारा था वो। सब मानते थे कि खानदान की गरीबी का श्राप वो अपनी काबिलियत और मेहनत से दूर करेगा। और वहीं दूसरी तरफ शंकर दुबे जी का बड़ा बेटा अनिल बदतमीज, बदमिजाज और गलत संगत वाला था। पढ़ाई 2 साल पहले ही छोड़ दी थी उसने। हमेशा से राहुल के नाम पे पढ़ने वाले तानों से वो तंग आ चुका था। और जब राहुल ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने भी अनिल का जीना दूभर कर दिया था। अनिल ने पार्टी के बहाने जबरदस्ती राहुल को अकेले में बुलाया और धोखे से उसे जहर देकर मार दिया। लेकिन अब शंकर और अनिल दोनों जानते थे कि कल का सूरज अनिल देख नहीं पाएगा। आज की तारीख में उस घर में सिर्फ शंकर और उनकी पत्नी रहते हैं, लेकिन कदमों की आहट और खटखटाने की आवाज रात को 2 अलग तरह की होती है। पड़ोसियों का यह भी मानना है कि दिन भर तो कुछ नहीं, लेकिन रात को ऐसा लगता है जैसे वहां 2 नहीं कई सारे लोग रहते हैं।
अंकित का बचपन से ही सब लोग मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज और हॉस्टल तक उसका जीना मुश्किल था दबंग लड़कों की वजह से। हमेशा से अंकित पढ़ाई लिखाई में ही ज्यादा रहता था। दूसरे लड़कों की तरह लड़ाई झगड़े मारपीट में कभी नहीं पड़ता था वो। अंकित को कभी भी कोई भी लड़का मार देता। स्कूल में उससे जबरदस्ती होमवर्क और कॉलेज में असाइनमेंट्स उससे करवाना दूसरों के लिए आम बात थी। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल से दूर एक पीजी मिला था उसे। पीजी भी मन का ही था। उसके अलावा सिर्फ मकान मालिक और उसका 7 साल का बेटा ही थे वहां। उनकी बीवी की मौत साल भर पहले ही हुई थी। एक अकेलापन दूर करने का साथी उन्हें भी चाहिए था और अंकित को भी। इसलिए अपने घर का एक कमरा उसे दे दिया मकान मालिक ने। छोटा सा कमरा था जिसमें 2 बेड थे। सर के ठीक पीछे ऊपर दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। सामने बड़ा सा टीवी और उसके बिस्तर के दाहिने तरफ कोने में बाथरूम था और 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। पहला ही दिन था अंकित का उस पीजी में आज। कॉलेज से लौट के उसने देर शाम तक पढ़ाई करी और उसके बाद खाना खा के सुकून से लेटकर टीवी देख रहा था अंकित। और सुकून इस बात का था कि अब कोई भी सीनियर देर रात उसका जीना दुश्वार नहीं कर सकता उसे डरा धमका के। टीवी देखते देखते अचानक अंकित उछल के बिस्तर से खड़ा हो गया क्योंकि उसका बिस्तर जोर जोर से हिल रहा था। टीवी म्यूट किया, तब जाके अंकित की कहीं जान में जान आई। घर के पास ही रेलवे लाइंस थी जहां से ट्रेन जाते वक्त ऐसे बिस्तर का हिलना लाजमी था। साइंस का होनहार स्टूडेंट अंकित इतना तो समझता ही था। उसने मुस्कुरा के अपनी बेवकूफी पे मन ही मन अपना मजाक उड़ाया और फिर लेटा और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद सी आई तो उसने टीवी बंद कर दिया। पता नहीं कब उसकी आंख लगी, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी आंख खुली, वो भी एक आवाज से। इस बार उसका नहीं, बगल वाला बिस्तर हिल रहा था। अंकित ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रेन के जाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी उसे। अंकित का गला इतने में ही सूख चुका था। वो कुछ भी करे इससे पहले ही एक आवाज हुई। अंकित भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन काफी घबरा जरूर गया था। उसने टीवी थोड़ी तेज आवाज पे चलाकर अपनी नींद उड़ाने की कोशिश करी। रात का वक्त था, आखिरकार नींद तो आनी ही थी। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी तो टीवी ऑफ करने की सोच ही रहा था अंकित, जब अपने आप ही टीवी बंद हुआ। उसी नींद भरी आंखों से अंकित ने देखा कि टीवी की बंद पड़ी स्क्रीन पर किसी की परछाई दिख रही है। अंकित ने आंखें मल के देखा कि वहां कोई परछाई नहीं थी। इतना सब कुछ होने से अंकित बहुत घबरा गया था। वो तुरंत उठा और बाथरूम के अंदर गया मुंह हाथ धोने के लिए। अपना मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आया और उसने बाथरूम की लाइट्स ऑफ की तो शीशे में उसने देखा
कि जिस टीवी को वो ऑफ करके गया था वो टीवी अपने आप ही चल रहा था। The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. अंकित ने पता नहीं क्या सोचा, उसने इस बार टीवी को बंद नहीं किया। चुपचाप बैठ के बस कभी टीवी, कभी शीशे को, तो कभी अपने कमरे को देखता रहता। बैठे बैठे अंकित अपनी खोटी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अंकित ने पलट के देखा तो लगा जैसे दरवाजा हवा से खुला होगा। बाहर मौसम खराब था ही, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और टीवी की ओर लगातार देखता रहा। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ उस कमरे में है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा एक बार फिर हल्का सा खोला, लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ। अंकित ने कमरे की रोशनी में साफ साफ देखा पानी से बने पैरों के निशान बाथरूम से शुरू होकर उसके बगल वाले बिस्तर तक आए। बिस्तर का गद्दा हल्का सा धंसा, जैसे कोई उस पर आकर के बैठा हो और फिर लेट गया हो। अंकित बस देखता ही रहा, एक मूर्त सा बनके। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी हालत में उसके मुंह से चीख ना निकल के बस एक ही सवाल निकला, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? कि ठीक तभी एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने करवट सी बदली हो। अंकित को किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो शायद जानता था कि उसे सिर्फ इंसानों से खतरा है, हवाओं से नहीं। तेज हवाओं के बाद अब काफी जोर की बरसात हो रही थी। अंकित भी लेटे लेटे अब झपकियां ले रहा था। उसे ठंड लग रही थी तो चादर ओढ़ ली थी उसने, लेकिन खुली खिड़की की हवा से बार बार लड़ने की आवाज और खिड़की से आती बारिश की बूंदों की वजह से आती हुई नींद में भी वो सो नहीं पा रहा था। अंकित बार बार कभी इधर तो कभी उधर करवट ही बदले जा रहा था और मौसम ऐसा था कि उठने का दिल भी नहीं कर रहा था उसका। लेटे लेटे उसी हालत में सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने सुना, ऐसा लगा जैसे उसके बगल के बिस्तर से कोई उठा और उसके बाद पहले खिड़की का दायां और फिर बायां पल्ला किसी ने खींचा और खिड़की की कुंडी लगा दी। कुछ देर में अंकित गहरी नींद में सो गया। उसकी नींद सुबह खुली एक अजीब सी आवाज से। अंकित ने उठ के देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद पड़ा था। उसे लगा शायद मकान मालिक के बाथरूम में कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने यहां आए हैं। अंकित ये सोच ही रहा था कि तभी उसने पलट के देखा कि बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और उसके बाद उसके बगल वाले बिस्तर तक एक बार दोबारा पानी से पैरों के निशान बने। अंकित को न जाने क्या सूझी कि वो तुरंत बाथरूम के अंदर गया। वहां गया तो पूरे वॉश बेसिन में
कटे और कुतरे हुए बाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अगली सुबह जब कॉलेज पहुंचा तो अंकित ने सबसे पहले ये पूरी बात अभ्या को बताई। अभ्या ने सुना तो जोर से हंस पड़ी और मजाक उड़ाने लगी। अंकित के साथ देर रात इतना कुछ हुआ था कि उसको अभ्या का हंसना पसंद नहीं आया और उसका मुंह छोटा सा बन गया। अभ्या ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीजी में। देखूं कौन है भाई तुम्हारा ये नहीं दिखाई देने वाला दोस्त। अंकित जानता था कि बिना देखे कोई नहीं मानेगा ऐसा हुआ है उसके साथ, इसलिए अंकित अभ्या को लेकर अपने पीजी में अगले 20 मिनटों के अंदर ही पहुंच गया। दोनों काफी देर तक बैठे रहे। अभ्या कुछ देर तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद बुरी तरह अंकित का मजाक उड़ाने लगी। अंकित अभ्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे कुछ नहीं बोला। अभ्या काफी देर रुकी और फिर आखिर जाने को हुई तो अचानक ही मौसम खराब हुआ और तेज बारिश होने लगी। अंकित ने उसे रोक लिया कि बरसात रुक जाए तो वो आराम से चली जाए। अभ्या उसी तरफ बैठी थी जहां अंकित रात को लेटा था। बारिश की जोरदार छींटें सीधे खिड़की से आ रही थी। अभ्या ने उठ के खिड़कियां बंद करने को हाथ तो बढ़ाए, लेकिन खिड़कियां बंद नहीं कर पाई क्योंकि खिड़कियों को इधर से वो खींच रही थी और बाहर की तरफ कोई और। अभ्या ने कुछ देर सोचा कि शायद खिड़कियां जाम हो गई हैं, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि आखिर माजरा क्या है तो उसने अपने हाथ वापस खींचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभ्या के हाथों को पकड़कर किसी ने पहले जोर से उसे खींचा ग्रिल की तरफ और उसके बाद उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वो उछल के बिस्तर पे गिरी और डर से चीखने लगी। अंकित ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अभ्या के हाथों और गर्दन पर नाखूनों के निशान बन रहे थे। दोनों खिड़कियां जोर जोर से आवाज करती हुई बंद हो गई। दरवाजा भी वैसे ही बंद हो गया। कमरे के अंदर में सिर्फ सांसों की आवाज थी, लेकिन अंकित और अभ्या के अलावा भी कोई और था वहां। सर्दी उतनी नहीं थी जितनी इस वक्त लग रही थी। घुटन सी हो रही थी और अंकित से जब रहा नहीं गया तो फूट फूट के रो पड़ा और कहने लगा, प्लीज अभ्या को जाने दो, प्लीज लेट हर गो। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्लीज 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 मेरी अभ्या को कुछ मत करो, उसे कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज मेरी अभ्या को छोड़ दो, मेरी अभ्या को छोड़ दो। अंकित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों खुल गए। अंकित का इशारा मिलते ही अभ्या तुरंत वहां से भागी और उसके कमरे से निकलते ही दरवाजा एक बार अपने आप बंद हो गया और उसके बाद टीवी अपने आप शुरू हुआ। The power of Christ compels you. देखा तो टीवी पे अंकित की
The power of Christ compels you. फेवरेट फिल्म आ रही थी। लेकिन नीचे ताला लगा था, इसलिए डरती डरती वापस दबे कदमों से अंकित से चाबी मांगने ऊपर तक आई। कमरे के पास पहुंची तो उसने सुना अंकित जैसे किसी से बात कर रहा था। बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन साफ समझ आ रहा था कि अंकित किसी से झगड़ा कर रहा था कि क्यों अभ्या को नुकसान पहुंचाया, क्या जरूरत थी उसको ऐसे डराने की। अभ्या ने तुरंत झटके से दरवाजे को खोला तो देखा अंदर अंकित अकेला था। अंकित एकदम से जैसे अंकित नहीं था। अभ्या को लाल लाल आंखों से देखते हुए उसने कहा, तो क्या छुप छुप कर हम दोनों की बातें सुन रही थी? आइंदा कभी हम दोनों के बीच में ना आना। इस चार दीवारी के अंदर ये मेरा है और इसके बाहर तेरा है। अभ्या शायद बात पूरी सुनने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंकित एकदम से जैसे किसी गहरी नींद से जागा था। अंकित ने अभ्या को गोद में उठाया और उसे बदहवास सा गोद में उठाए बाहर लेके जा रहा था कि किसी डॉक्टर के पास उसे ले जा सके कि तभी सीढ़ियों से उसका मकान मालिक उसे दिखाई दिया। उसने देखते ही अंकित से कहा कि ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई? अंकित ने बात संभालने के लिए कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास ही ले जा रहा था। अच्छा हुआ जो आप आ गए। मकान मालिक के कहने पर अंकित उसे लेकर वापस घर के अंदर पहुंचा कि तभी मकान मालिक ने कहा, नहीं, तुम्हारे कमरे में नहीं, मेरे कमरे में लेके चलो इसे। अंकित चुपचाप सर झुकाए अभ्या को उठाए मकान मालिक के कमरे में गया तो मकान मालिक ने कहा कि सच बताओ, कैसे बेहोश हुई है ये लड़की? बदले में अंकित ने उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात जानने के बाद मकान मालिक ने बताया कि ये घर पहले भी पीजी था, लड़कियों का पीजी। जिस बिस्तर पर अंकित रहता है उसके बगल वाले बिस्तर पर एक लड़की रहने आई थी। बेहद खूबसूरत थी वो, पर वो भी तुम्हारी तरह, यानी कि अंकित की तरह ही पढ़ाई लिखाई में दिन भर लगी रहती और कॉलेज में सीनियर्स की रैगिंग से तंग आकर उसने एक दिन उसी कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया था। अंकित की और उस लड़की की कहानी एक जैसी होने की वजह से उसे अंकित से शायद हमदर्दी महसूस हुई और अपनी मौजूदगी में किसी और लड़की की मौजूदगी उसे बर्दाश्त नहीं थी शायद, इसलिए अभ्या के साथ इतना कुछ हुआ। आज उस बात को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। अंकित वहां उसी कमरे में अकेला रहता है। मकान मालिक और उसके बच्चे को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं और उनका कोई वारिस भी नहीं था, इसलिए अब इस घर का मालिक अंकित है। अंकित घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती है। बच्चे घर आके पढ़ते हैं, राशन कोई घर पे पहुंचा जाता है और अगर अंकित की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर भी घर पे ही आते थे। वो अंकित जिसे कभी कोई पसंद नहीं करता था, उसी अंकित से आज कोई इतना प्यार करता है कि उसे उस घर से बाहर भी नहीं निकलने देता। सिद्धार्थ और आकांक्षा को पहाड़ों से, वादियों से बहुत प्यार था। जब भी वक्त मिलता घूमने निकल पड़ते थे। छुट्टी लेकर इस बार भी
पहाड़ों और अपने शहर की धूल दौड़ भाग और थकान से बहुत दूर घूमने आए थे। दिन भर पहाड़ों में जंगलों में घूम के अंधेरा होने से पहले वापस आने को चल तो पड़े, लेकिन कोई एक मोड़ गलत ले लिया और दोनों उस घने जंगल में खो गए। अब सवाल यह था कि रात इस जंगल में कैसे कटेगी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रास्ता धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था और जंगल घना होता जा रहा था। सड़क ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ और आकांक्षा एक मोड़ पे पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटा सा मुसाफिर खाने के जैसा घर देखा। घर का हाल बाहर से तो खराब ही लग रहा था, लेकिन जंगली जानवरों से बचने के लिए काफी अच्छा था। ऐसी रात हो और जंगल में आप खो गए हो तो हर एक आवाज भी आपको शोर जैसी ही लगती है। सिद्धार्थ ने उस घर के दरवाजे को खोलना चाहा तो हाथ लगाते ही समझ गया कि दरवाजा कई सालों या महीनों से बंद पड़ा है। थोड़ी ताकत लगाने पर दरवाजा बहुत तेज और एक डरावनी सी आवाज करके अंदर घुसने के साथ ही बेहद गंदी एक सड़न और सीलन की मिली जुली बदबू ने उनको कुछ देर तक सांस रोकने और नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने एक पल को सोचा कि बाहर निकल के रास्ता ही ढूंढ ले, लेकिन फिर बाहर जंगली जानवरों की आवाज ने उनके पांव, दिल और हिम्मत तीनों को रोक दिया। अंदर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में एक कोने में आग जलाने की जगह बनी हुई दिखी और नीचे एक फटा पुराना सा कालीन बिछा था। कुछ लकड़ियां पड़ी थी अगल बगल, जिन्हें जला के उसी आग के पास दोनों बैठे और एक नजर घुमा के देखा तो ज्यादा कुछ नहीं था वहां। कुछ टूटा फूटा पुराना फर्नीचर था, एक टूटा हुआ पलंग जो 3 पांव पर खड़ा था, और ये सब कुछ मोटी सी धूल की परत से ढका हुआ था। बैठे बैठे थोड़ी देर बाद जब ठंड लगने लगी तो वही कालीन ओढ़ लिया और आग को तापते तापते ही दोनों की आंख लग गई। मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा सिद्धार्थ और आकांक्षा की आंख लगी हुई कि दोनों की नींद एक आवाज से खुल पड़ी। आवाज खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी और साफ समझ आ रहा था कि कोई बाहर ही चल रहा है। सिद्धार्थ ने आकांक्षा को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और खिड़की के पास गया। उस तरफ पहुंच के नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी तो नजर घुमा के दीवार की तरफ देखा। पूरी दीवार पर लिखा था मौत मौत मौत। दोनों की आंखें फैल के चौड़ी हो चुकी थी। वो लाल रंग जिससे दीवार पर यह लिखा था चमक रहा था। छू कर देखा तो रंग अभी भी सूखा नहीं था। हाथ करीब लाके उसकी महक ली तो सिद्धार्थ को समझ में आया कि वो रंग नहीं, खून था। खौफ से सिद्धार्थ का हलक सूख गया था। उसने खिड़की के बाहर झांका। अंधेरे में कोई नहीं दिखाई दिया उसे। पलटकर उसने आकांक्षा से पूछा कि तुमने भी सुनी ना कदमों की आवाज? आकांक्षा ने भी
डरी हुई निगाहों से देखते हुए सर हिलाकर हामी भरी ही थी कि एक बार फिर से उन दोनों ने साफ साफ सुना। सिद्धार्थ डरते डरते खिड़की से उसी घने अंधेरे में झांककर बोला, कौन है वहां? हाँ? कौन है? बदले में किसी ने आवाज नहीं दी, पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए उसने आवाज की। एक पल के लिए सिद्धार्थ के दिमाग में एक बात आई। उसने आकांक्षा से भी यही कहा, अब यह भी तो हो सकता है ना कि हम फिजूल में डर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई बाहर है जो बोल नहीं सकता और वो भी हमारी तरह अंधेरे में डर रहा हो और भटक गया हो। आकांक्षा को भी ये बात सही लगी। सिद्धार्थ एक बार फिर उसी अंधेरे में खिड़की से झांका और उसने कहा, मैं जो पूछूं उसका जवाब ताली बजा के दे देना। एक ताली का मतलब हाँ और दो ताली का मतलब ना। मंजूर है? एक आवाज ने उसके इस सवाल का जवाब दिया। ताली की आवाज सुनकर दोनों की जान में जान आई कि चलो कोई इंसान ही है। सिद्धार्थ ने सोचा किसी की मदद हो जाएगी तो अच्छा ही है। उसने कहा कि क्या तुम रास्ता भटक गए हो? जवाब आया। सिद्धार्थ और आकांक्षा ने यह उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा जवाब भी मिल सकता है। सिद्धार्थ फिर चिल्लाया, तो क्या ये घर तुम्हारा है? जवाब मिला। डरे हुए सिद्धार्थ का अगला सवाल था, तुम आदमी हो या औरत? इस सवाल के जवाब ने दोनों को और डरा दिया। तो क्या तुम इंसान हो? इन दो तालियों के बाद एक आवाज और हुई। सिद्धार्थ ने उसके बाद पूछा कि तुम कितने लोग हो बाहर वहां? सिद्धार्थ के इस सवाल का इससे ज्यादा डरावना जवाब नहीं हो सकता था जब उसने तालियों की आवाज अपने कानों से सुनी। एक बात जो सिद्धार्थ ने कभी आकांक्षा तक को नहीं बताई थी वो ये थी कि सिद्धार्थ को अपने दादाजी की मौत के बाद भी वो दिखाई देते थे और ना सिर्फ दिखते थे बल्कि सिद्धार्थ कभी भी किसी दिक्कत में होता तो वो उसे रास्ता भी दिखा देते थे। सिद्धार्थ और आकांक्षा जब एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देख ही रहे थे, तालियां बाहर अभी भी बजे जा रही थी। जी, तभी सिद्धार्थ को उसके दादाजी दिखाई दिए और वो उसी दीवार की ओर देख रहे थे जिस पूरी दीवार पर ताजे खून से लिखा था, मौत मौत मौत। उस दीवार की ओर देखते ही सिद्धार्थ और आकांक्षा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार की ओर कदम बढ़ाने के अलावा कोई और तरकीब सूझी ही नहीं सिद्धार्थ को। उसके कदम दीवार की ओर बढ़े। उसने जाकर हाथ से छू कर देखा तो दीवार पर लगा खून अब ताजा नहीं था, सूख चुका था। और एक और अजीब सी बात थी,
दीवार की सतह समतल नहीं थी, अजीब सी उबड़ खाबड़ सी थी। हाथ जरा जोर जोर से रखा सिद्धार्थ ने तो दीवार हल्की सी धंसी। चाहे कुछ भी हो, आकांक्षा की जिम्मेदारी थी उस पर। हाथ पीछे खींचा ही था सिद्धार्थ ने उस दीवार से कि जैसे किसी ने आकांक्षा को धक्का सा दिया और आकांक्षा आके सिद्धार्थ पे गिरी। धक्के से दोनों दीवार से टकराए और उस कच्ची दीवार में एक बड़ा सा छेद सा हो गया। दीवार में सुराख होते ही पूरे कमरे में सड़न सी भर गई। एक पल को भी रुकना वहां दूभर था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी और जलती हुई लकड़ियों की मिली जुली रोशनी में आकांक्षा और सिद्धार्थ ने जो देखा वो देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीवार में लाशें चुनी हुई थी, किसी का हाथ, किसी का पैर, तो किसी का सर आधी सड़ी गली हालत में उस कम रोशनी में दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते के साथ ही आकांक्षा की चीख निकल पड़ी और वो बेतहाशा होकर भागी वहां से उस कमरे से बाहर निकलने को। सिद्धार्थ ने उसे रोकने को पकड़ा तो छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने अपने सामने देखा, उसके दादाजी का इशारा था कि आकांक्षा या सिद्धार्थ दोनों में से कोई इस कमरे से बाहर न निकल पाए। सिद्धार्थ के मुंह से ये बातें सुन के आकांक्षा जैसे बुरी तरह बाहर जाने को और ज्यादा तड़पने लगी। उसने सिद्धार्थ को पूरी जान लगा के धक्का दिया और सीधे भागती हुई इस कमरे से बाहर निकल के बाहर जाके ही रुकी। सिद्धार्थ अंदर से उसे पुकारता हुआ खुद को संभाल के बाहर मत जाओ, उसके पीछे बाहर दरवाजे तक पहुंचा। आकांक्षा, मैं तुमसे कह रहा हूँ आकांक्षा, प्लीज अंदर आ जाओ। दरवाजे से ही बाहर देखा तो आकांक्षा कहीं नहीं थी। पीछे पलटकर देखा तो दादाजी वहीं खड़े थे और उनका इशारा अभी भी वही था, इस कमरे के अंदर रुके रहने का। सिद्धार्थ क्या करे, कैसे आकांक्षा को वापस बुलाए, वो यही सोच रहा था कि तभी उसने आकांक्षा की आवाज दोबारा सुनी। सिद्धार्थ तो जैसे अब रुक ही नहीं सकता था। वो बाहर आकांक्षा को ढूंढने को अपना पैर निकाले कि इससे पहले ही सामने से आती हुई आकांक्षा उसे दिखाई दी। सिद्धार्थ की जान में जान आई। उसने तुरंत कहा, आकांक्षा जल्दी आओ, अंदर आ जाओ आकांक्षा। सिद्धार्थ आकांक्षा को बुला ही रहा था जब आकांक्षा ने गुस्से में उसे देखा और दरवाजे तक आके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उस कमरे से कदम निकाले बिना ही वहीं खड़े खड़े उससे कहा, आकांक्षा प्लीज, मजाक का वक्त नहीं है ये, अंदर आ जाओ, सुबह होने ही वाली है। सूरज उगते के साथ ही यहां से हम निकल जाएंगे। आकांक्षा, आकांक्षा बाहर मत खड़ी रहो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आकांक्षा, अंदर आ जाओ आकांक्षा। आकांक्षा तो जैसे इन सबको सुनते के साथ पागल सी हो गई। वो पलटी सिद्धार्थ की ओर और उसे बाहर की ओर बुलाने लगी। सिद्धार्थ बाहर आ जाओ, मेरे पास आओ, बाहर आओ। सिद्धार्थ मेरे पास आओ। वो दिखने में पूरी की पूरी आकांक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद वो आकांक्षा नहीं थी। सिद्धार्थ को कुछ तो अलग लग रहा था उसमें। ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए और पूरी रात आकांक्षा के उसको बाहर बुलाने के बावजूद उसने उस कमरे से बाहर कदम नहीं रखा।
धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ और सुबह की किरणों के साथ सारी आवाजें शांत हुई। सिद्धार्थ वहां से आकांक्षा को आवाजें देता हुआ बाहर की ओर निकला। आकांक्षा, 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 कहाँ हो तुम? आकांक्षा, आकांक्षा। कुछ दूर जाते के साथ ही एक पेड़ के नीचे आकांक्षा की लाश सिद्धार्थ को मिल गई। बड़ी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ उस जंगल से बाहर निकल पाया। पुलिस केस हुआ तो पता चला कि वो इलाका एक समय में लुटेरों का था और उस इलाके में किसी को भी लूट कर वो लुटेरे मार दिया करते थे। एक दफे एक शादी में जा रही बारातियों से भरी बस वहां से गुजरी। लुटेरों ने हमला कर दिया, सबको मार डाला और लाशें वहीं उस घर में दीवारों में दफन कर दी। वो बारातियों की बस पास के ही गांव की थी। गांव वालों ने हर एक लुटेरे को ढूंढकर वहीं उस घर के पास लाकर मारा और उस घर के बाहर इर्द गिर्द उन सब की लाशें दफना दी गांव वालों ने। आत्माओं के बारे में सोचकर इंसान डर जाता है, लेकिन अगर बाहर ताली बजाकर जान लेने वाली लुटेरों की आत्माएं थीं, तो सिद्धार्थ के साथ उस रात उसके दादाजी और उन दीवारों में चुने हुए कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं थी जो दीवार पर मौत 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 लिखकर उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि इस कमरे से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर उनकी मदद करने की सीमा बस उसी कमरे तक थी जहां उन्हें चुनवाया गया था। उस कमरे से एक कदम बाहर रखने का मतलब था मौत, जिसका शिकार हुई उस रात आकांक्षा। सही कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम इनकी बातों को सुनते और मानते हैं।